बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं क्लॉज। ठीक है, इसके पहले मैंने एक जो वीडियो बताया था कंजक्शन का, तो अगर आप क्लॉज पढ़ रहे हैं तो उसके पहले आप कंजक्शन जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो कंजक्शन की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा आप लोग को, तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी वीडियो को ढूंढने में। और क्लॉज जो है थोड़ा सा कनेक्टेड है कंजक्शन से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप कंजक्शन टॉपिक को देखेंगे, देन आप फिर क्या करेंगे, क्लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जो क्लॉज है ना, लोग इसको बहुत वो बना लिए कि भैया क्लॉज बहुत कठिन चीज़ है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा क्लॉज आज। और आज अगर आपने 20 मिनट बढ़िया दिमाग खोल के देख लिया तो क्लॉज जीवन में आपको कभी भूलेगा नहीं। बहुत आसान तरीके से मैं आपको क्लॉज समझाऊंगा। ठीक है, तो क्लॉज जो होता है ये क्या होता है, अ क्लॉज इज ग्रुप ऑफ वर्ड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कुल मिला के आप ये जान लीजिए, कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसका खुद का सब्जेक्ट हो, खुद की हेल्पिंग वर्ब हो, खुद की वर्ब हो, खुद का ऑब्जेक्ट हो, या कुल सब्जेक्ट या प्रेडिकेट हो उसका, वही क्या कहलाता है, आपका क्लॉज कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोल दूं कि भैया राम इज अ गुड बॉय, तो ये क्या हुआ, ये अपने आप में एक क्लॉज हो गया। ठीक है, तो क्लॉज सिंपल सा है, कोई भी एक सेंटेंस छोटा सा वो क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा। अगर उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट है वर्ब है, ठीक है, या सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है, तो कोई भी एक इस प्रकार का सेंटेंस क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है एक ही सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉज भी हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक छोटा सा सेंटेंस अगर लिखूं, जो मैंने अभी लिखा था कि राम इज अ गुड बॉय, गुड बॉय, ही लिव्स इन इंदौर। ठीक है, ही लिव्स इंदौर। तो ये एक जो यहाँ से ये सेंटेंस हुआ आपका, ये एक क्लॉज हुआ, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ ये एक और क्लॉज हुआ। तो कुल मिला के एक ही सेंटेंस में कई क्लॉज हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। एक ये सेंटेंस मैंने दिया है, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्लॉज क्या है। तो भाई साहब ये एक सब्जेक्ट हुआ और एक ये आपकी वर्ब हुई, तो कुल मिलाकर के एक ये आपका क्या बन गया, क्लॉज बन गया। अब आप बोलेंगे सर ये आगे तक क्यों नहीं गया, तो ये आगे तक इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पे एक कंजक्शन लगा है। कंजक्शन लगने की वजह से यहाँ पे दो क्लॉज हो जाते हैं। मतलब कहना चाहिए जो कंजक्शन होता है यही क्लॉज को क्या करता है, बांटता है। तो एक सेंटेंस ये हुआ और एक सेंटेंस आपका ये हुआ, तो कुल मिलाकर के दो सेंटेंस हुए, मतलब इसमें दो क्लॉजेस हैं। अब आप पूछेंगे सर इसमें कौन सा क्लॉज है, इसमें कौन सा क्लॉज है, तो काइंड्स ऑफ क्लॉज हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल एक सेंटेंस हम और देखते हैं कि वी नो, ठीक है, दैट ही इज नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी। तो कुल मिला के अगर आप कहें तो एक ये फिर से आपका वी नो, वी मतलब सब्जेक्ट हो गया और नो आपका एक और वर्ब हो गई, तो कुल मिलाकर ये सब्जेक्ट और आपका प्रेडिकेट हो गया। मतलब कुल मिलाकर एक सेंटेंस ये बन गया, मतलब ये एक क्लॉज बन गया। और इसी तरह ये डैट फिर से कंजक्शन लग के एक सेंटेंस यहाँ तक चला गया, मतलब यहाँ पे भी क्या है, क्लॉज है। तो कुल मिला के यहाँ पे अब मैंने आपको बताया कि क्लॉज को कैसे फाइंड करना है। तो क्लॉज को फाइंड करने के लिए आपको जानना है कि इसमें कंजक्शन लगा होगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोला हूँ कंजक्शन आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ क्लॉज जो हैं वो क्या हैं, इसको समझ लीजिए। काइंड्स ऑफ क्लॉज क्या होते हैं, तो देवियों और सज्जनों, जो क्लॉज होता है ये कुल मिला के तीन प्रकार का होता है, थ्री काइंड्स ऑफ क्लॉज। फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज फर्स्ट है। सेकंड है आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज, और थर्ड है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं ये अगेन थ्री टाइप्स होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेटिव क्लॉज जो होते हैं ये बहुत कम आते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट जो है आपका क्लॉज ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और एक होता है एडवर्ब क्लॉज। मतलब कुल मिलाकर के तीन प्रकार के क्लॉज होते हैं, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज, और आपका एक होता है कोऑर्डिनेटिव क्लॉज, और एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है,
तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि 3 काइंड्स ऑफ क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटिव, सबऑर्डिनेटिव। और सबऑर्डिनेटिव अगेन 3 टाइप्स का होता है, जो होता है आपका नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब इसमें अपन लोग को जानना ये है कि प्रिंसिपल क्लॉज होता कौन सा है और आपका प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज कौन सा होता है। तो ये अब अपन लोग जानते हैं होता कौन सा है ये चीज़, ठीक है। तो फर्स्टली अपन लोग ध्यान ये देंगे, प्रिंसिपल क्लॉज जो है इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है, या फिर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, या फिर एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो कुल मिलाकर के एक एक चीज़ें जिसमें होती हैं वही प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर मैं आपसे पूछूं देवियों सज्जनों की वी नो दैट, तो यहाँ पे कितने यहाँ पे कौन सा क्लॉज है, तो यहाँ पे अगर आप देख, हाँ एक चीज़ और, प्रिंसिपल क्लॉज में कभी भी कोई भी कंजक्शन नहीं होता, सबसे बड़ी पहचान इसकी ये होती है, ठीक है। अब जैसे आप अगर यहाँ पे देखें वी नो दैट, वी नो तक में कोई भी कंजक्शन नहीं है। जो ये दैट है ये आगे वाले सेंटेंस का कंजक्शन है, ध्यान रखिएगा। दैट इस चीज़ के लिए है, यहाँ से आगे के लिए है, लेकिन इसके पीछे काम नहीं करेगा। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि जो वी नो है ये आपका क्या है, कंजक्शन है आपका, और इसके आगे जो है ये फिर क्या है आपका, ये आपका जो दैट ही इज नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी, ये आपका जो है अलग क्लॉज है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा ये कौन सा क्लॉज है, इसकी पहचान क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप जानेंगे प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा होता है, जो फ्रंट में है, जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, वही प्रिंसिपल क्लॉज है। अब जैसे अगर आप इसका नीचे वाला सेंटेंस देखें तो यहाँ पे कोई भी कंजक्शन का यूज़ नहीं हुआ है। माई फादर इज़ अ गुड मैन, तो यहाँ पे माई फादर जो हैं ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, अ गुड आपका ऑब्जेक्ट हो गया, अ गुड मैन आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो कुल मिला के आप ये समझें कि ये भी क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेटिव में चलता हूँ। अब ये ध्यान रखिएगा जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो परीक्षा में थोड़ा कम आता है, एग्जाम में आपके कम आता है, लेकिन जो कोऑर्डिनेटिव क्लॉज है ये थोड़ा सा क्या होता है, पूछा जाता है। तो कोऑर्डिनेटिव मैं आपको बता देता हूँ, इतना आसान तरीके से बताऊँगा कि आप लोग कहेंगे कि सर क्या आप लोग आपने बताया है। तो मैं बहुत ईजिली तरीके से आपको बताने वाला हूँ कोऑर्डिनेटिव क्लॉज। तो कोऑर्डिनेटिव क्लॉज होता क्या है, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप पहले कंजक्शन को पढ़ लें फिर क्लॉज कर पढ़ें, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिव क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से ही बना हुआ है। कोऑर्डिनेटिव क्लॉज क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से ही बना है। और कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं, मैंने वहाँ पे बताया था आपको, फैन वॉइस। ये एक ट्रिक है कंजक्शन को याद करने की। कौन से, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन को कैसे याद करेंगे, जैसे हो गया F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर ऑफ, Y फॉर एट और S फॉर सो। तो कुल मिला के फैन बॉयज अगर आप याद कर लेते हैं तो फॉर, एंड, नॉर, बट, ऑफ, एट, सो, अगर किसी भी सेंटेंस में ये 7 वर्ड आपको लगे हुए मिल जाते हैं तो आपको आंख बंद करके बता देना है कि इसमें सर कौन सा क्लॉज है, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे क्लॉज बताइएगा। मैंने पूछा ही वेंट टू सोनपुर फेयर, इसमें कौन सा क्लॉज है। चलिए आपको मैं समय देता हूं, आप बताएं इसमें ही वेंट टू सोनपुर फेयर और माय फादर इज अ गुड मैन में कौन सा क्लॉज है। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि इसमें कोई भी कंजक्शन यूज़ नहीं हुआ। अगर आप इस जहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया है वहाँ तक कोई भी कंजक्शन का यूज़ नहीं हुआ, इसका मतलब है ये दोनों ही कौन से क्लॉज हैं, प्रिंसिपल क्लॉज हैं। मतलब प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है जरूर होता है सेंटेंस में, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं अपन लोग दूसरा। अब यहाँ पे देखेंगे अगर एंड बॉट अ हॉर्स और बट माई अंकल इज बैड मैन। अब मैंने यहाँ पे जहाँ पे अंडरलाइन किया है, अगर मैं इसकी पूछूं कि इसमें कौन सा क्लॉज है तो आप बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे और आप बोलेंगे कि सर आपने अभी बताया था कि फैन बॉयज़ का कोई भी अगर वर्ड मिलता है मतलब कोऑर्डिनेटिव क्लॉज होगा। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो एंड लगा है, एंड बॉट अ हॉर्स, तो ये क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेटिव क्लॉज हो गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बट माई अंकल इज बैड मैन, तो यहाँ पे आपका जो बट है वो भी क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेटिव क्लॉज हो गया। तो कुल मिला के आपको ये जान लेना है कि ये जो दो चीज़ें हैं ये, तो ये क्या हैं आपकी
एंड और बट जो है ये दोनों क्या है, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिव क्लॉज के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी कंजक्शन किसी भी सेंटेंस में यूज होता है जैसे एंड और बट, तो आपसे पूछ लिया जाए इसका क्लॉज कौन सा है या इसका सेंटेंस कौन सा है, तो ये आगे वाला, आगे वाला। अगर कोई बोल दे कि पीछे वाला, तो ये भैया नहीं है, यहीं तक है। इसके आगे का कोई भी सेंटेंस होगा वही क्लॉज होगा। और कोऑर्डिनेटिव क्लॉज की सबसे बढ़िया बात है, कोऑर्डिनेटिव का क्या होगा आपका, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़े हुए टॉपिक जो होंगे सेंटेंस, वही क्या होंगे, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज होंगे। अब बात करेंगे देवियों सज्जनों अपन लोग सबऑर्डिनेटिव क्लॉज की। तो देवियों सज्जनों जो सबऑर्डिनेटिव क्लॉज होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज और एक होता है एडवर्ब क्लॉज। 3 प्रकार के क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज होते हैं। ठीक है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब मैं आपको एक सारणी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ, अगर आपने इसे देख लिया और अच्छे से समझ लिया तो जीवन में आपको नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज में कोई भी दिक्कत आने नहीं वाली है। ठीक है, अच्छा अब मुझे आप एक चीज़ ये बताएं कि कभी भी आपको मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में एंड मिले, बट मिले, नॉर मिले, और मिले, ऑफ मिले, ठीक है, और आपको क्या मिले, एट मिले, आपको सो मिले, तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे ये वर्ड मिल रहे हैं, ये कंजक्शन मिल रहे हैं, तो उसमें कौन सा क्लॉज होगा आप बताएं। तो उसमें कौन सा क्लॉज होगा, तो उसमें होगा कोऑर्डिनेटिव क्लॉज। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज वहाँ पे आपका होगा, इस चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा सबऑर्डिनेटिव क्लॉज कब होते हैं, और उसमें आपको 3 कैटेगरी जो फाइंड करनी होती है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो वो कौन से होते हैं उसको मैं अब आपको समझाता हूँ। तो कभी भी किसी भी सेंटेंस में हु मिले, ठीक है, दैट मिले, विच मिले, वॉट मिले, ठीक है, ये चीज़ें मिले, क्या मिले, हु, दैट, विच, वॉट, तो वहाँ पे 2 कंजक्शन हो सकते हैं। कौन कौन से, एक हो सकता है नाउन और एक होता है एडजेक्टिव। आप बोलेंगे सर ये तो दोनों में ही आपने बता दिया, तो दोनों को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो बहुत आसान तरीका है। अगर उस कंजक्शन के जस्ट पहले, कंजक्शन के जस्ट पहले अगर आपको वर्ब मिलता है या प्रोनाउन मिलता है, मतलब नाउन अगर ना मिले, नाउन के अलावा कोई भी चीज़ें मिलें, ठीक है, नाउन ना मिले, नाउन के अलावा कोई भी चीज़ें मिलें, तो वहाँ पे भाई साहब नाउन क्लॉज होता है। और अगर आपको किसी भी कंजक्शन के पहले, मतलब हु, दैट, विच, वॉट के पहले अगर नाउन मिल जाता है, तो वहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज होता है। और अगर हु, दैट, विच, वॉट इनके अलावा आपको एक वर्ड इसमें आप और शामिल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हुम, और एक वर्ड आप और शामिल कर लीजिएगा, हुज, ठीक है, यहाँ भी शामिल कर लीजिए हुम, और एक वर्ड आप शामिल कर लीजिए हुज। इनको लिख लीजिएगा आप लोग, इसकी नोट्स जरूर बनाइएगा, एक बार नोट्स बन गई ना तो जीवन में आपको ये क्लॉज भूलेगा नहीं। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुम, हुज, हु, दैट, विच, वॉट, अगर ये 6 चीज़ मिलती हैं, इसके जस्ट पहले देखिए, अगर आपको नाउन मिल जाता है तो एडजेक्टिव क्लॉज होगा, और अगर नाउन नहीं मिलता है, वर्ब मिल जाता है, प्रोनाउन मिल जाता है, हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है, तो फिर क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। और इन 6 चीज़ के अलावा अगर कोई चीज़ मिल जाती है, जैसे कि मान लीजिए आपको मिल जाता है वाइल, आपको मिल जाता है देन, आपको मिल जाता है बिकॉज, आपको मिल जाता है इफ, आपको मिल जाता है एवर, तो फिर क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आप देखें, ही एक्सपेक्ट्स दैट ही विल गेट अ प्राइज, ठीक है, एक्सपेक्ट्स दैट ही विल गेट अ प्राइज। आपको देखना क्या है, सबसे पहले आपको कंजक्शन देखना है, कंजक्शन कौन सा है, तो भैया आपने देखा कंजक्शन क्या लगा है, दैट। अगर दैट कंजक्शन है, दैट के जस्ट पहले आपको देखना है कि क्या लिखा है, क्या लिखा है भैया, लिखा है एक्सपेक्ट्स। ठीक है, एक्सपेक्ट्स जो होता है ये एक प्रकार की क्या होती है, वर्ब होती है, क्या होती है, ये वर्ब। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था इसके पहले अगर नाउन के अलावा कुछ और मिलता है, जैसे वर्ब हो गया, आपको प्रोनाउन मिलता है या कोई चीज़ मिलती है,
तो यहाँ पे भाई साहब होगा नाउन क्लॉज। अगर नाउन नहीं मिलता है तो क्या होगा, नाउन क्लॉज, और अगर नाउन मिल जाता है तो फिर क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज। बहुत ही ध्यान तरीके से देखिएगा, बहुत ही मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो एक्सपेक्ट्स जो है एक वर्ब है, और वर्ब है मतलब नाउन नहीं है, और नाउन नहीं है तो फिर कौन सा क्लॉज होगा, नाउन क्लॉज होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आप देखें, द चेयर विच हैज अ ब्रोकन लेग इज माइन। अब यहाँ पे अगर आप देखें कंजक्शन, तो यहाँ पे लिखा है भैया बिच, बिच है कंजक्शन। अब बिच के जस्ट पहले वाला आप देख लीजिए कि क्या लिखा है, तो भैया लिखा है द चेयर। चेयर मतलब क्या होता है, कुर्सी। कुर्सी क्या है, एक नाउन है। अगर ये नाउन है तो ये फिर कौन सा क्लॉज हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। कौन सा क्लॉज हुआ, एडजेक्टिव। द चेयर विच हैज ब्रोकन लेग इज माइन, ये क्या हुआ आपका, एडजेक्टिव हुआ। देवियों सज्जनों इस चीज को समझिएगा। लिखा है स्ट्राइक द आयरन विच वाइल इट इज हॉट। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे क्या लिखा है, वाइल। अब मैंने आपको बताया था क्या, हु, हुज, हुम, दैट, विच, ठीक है। अगर इसके ये चीज आपको मिलती है तो इसके पहले आपको देखना है कि लिखा क्या है, लेकिन इसके अलावा कोई चीज मिलती है, वाइल, देन, इट, इफ, तो आपको क्या करना है, सीधे लिखना है। कौन सा क्लॉज है भाई साहब, ये एडवर्ब क्लॉज है भाई साहब, ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से। जैसे लिखा मिल गया आपको देन, अब देन मिल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देन मिल गया मतलब ये क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा, एडवर्ब क्लॉज। हमको तो देखना क्या है, हमको देखना ये ना मिले क्या, हु, दैट, विच, वॉट, एक हुम एक हुज। अगर ये मिलेगा तो इसके पहले वाला देखना पड़ेगा। अगर ये चीज नहीं मिलती है तो फिर आपको क्या करना है, सीधे एडवर्ब क्लॉज करना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे लिखा है आई हैव टू नेफ्यूज हु आर इंजीनियर्स। अब आपको क्या मिल गया, हु, हुज, हुम, दैट, विच मिले तो उसके जस्ट पहले की चीज देखनी है कि लिखा क्या है। लिखा है भैया नेफ्यू। नेफ्यू क्या होता है भैया, होता है नाउन। नेफ्यू क्या होता है, नाउन। अगर आपको इन वर्ड के पहले नाउन मिले तो निश्चित तौर पे वो कौन सा क्लॉज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा। तो ये कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। बहुत ही आसानी से मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दैट। देखिए जितनी चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कहीं पे आपको किसी भी तरह का हिंदी अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक पकड़िए, आंसर निकालिए। वो नहीं है कि आप सर, जैसे कुछ कमेंट लोग करते हैं कि सर हमें हिंदी करते नहीं आता तो हम क्या करें। तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप MPSI अगर कोई भी SI या छोटा लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, आपको हिंदी नहीं करते आ रहा है तो भी आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। और इसका जीता जागता आप उदाहरण देखेंगे, मेरे जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे, जितने भी चैप्टर के वीडियो मिलेंगे, कहीं भी आपको ऐसी चीज़ें मैंने नहीं बताई कि आपको भाई साहब हिंदी अर्थ करना पड़े, ठीक है। बिना हिंदी अर्थ के आप निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है दैट, अब दैट के पहले आप देख लीजिए लिखा क्या है, नाउन है कि वर्ब है। तो भाई साहब नो लिखा है। नो मतलब होता है जानना, जानना एक वर्ब होती है। तो कभी भी दैट, हु, विच, हुम, हुज के पहले अगर आपको वर्ब मिलती है तो वो नाउन क्लॉज होगा। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, और एक बार आप शॉर्ट ट्रिक में लिख भी लीजिए। क्या लिख लीजिए कि अगर आपको इसके पहले नाउन मिलता है तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा, और अगर आपको नाउन के अलावा मतलब आपको वर्ब मिलती है, आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है, आपको कहना चाहिए कि नाउन के अलावा और क्या हो सकता है, आपका हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन मिलता है। अगर प्रोनाउन भी मिल जाता है तो आपको कौन सा वो होगा, आपका नाउन क्लॉज होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नोबडी बिलीव्स हिम बिकॉज ही इज लायर। अब जैसे इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मिल गया बिकॉज, तो ना तो हमको हु मिला, ना तो हमें विच मिला, ना तो हमको दैट मिला, ना तो हुम मिला, ना हमको हुज मिला, तो ना हमको व्हाट मिला, तो क्या मिला भाई साहब, बिकॉज। तो सीधे आप लिखिए इसको एडवर्ब क्लॉज है ये। क्या लिखा है, एडवर्ब क्लॉज है ये। भाई साहब आपको एक इसी बीच एक चीज और मिल गई, बेयर। वेयर भी उन 6 में शामिल नहीं है, मतलब ये भी क्या हुआ, आपका एडवर्ब क्लॉज हुआ। मैं बहुत ही आसानी समझा रहा हूँ, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ। मेरा एक ग्रुप है व्हाट्सअप का, 99 93 68 11 96
इस पे आप मुझे अपना नाम लिख के भेज देंगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और ग्रुप में ऐड कर दूंगा तो कोई भी चीज़ आपको जल्दी मिल पाएगी, पहली बात। और दूसरी बात, आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मेरा यूट्यूब चैनल है एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट के नाम से, तो वहाँ पे जाके भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन लोग। और ये जितनी पढ़ाई मैं करा रहा हूँ ये बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल आप अच्छे से पढ़िए, मुफ्त है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है? नोबडी बिलीव्स हिम हो गया ना, बिकॉज वेयर वाला भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्या कहता है 9 नंबर कहता है व्हेन ही वेंट आउट देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो मुझे क्लॉज कहीं दिख ही नहीं रहा, कहीं मुझे क्लॉज मिल ही नहीं रहा। तो अगर आप देखें तो व्हेन जो है ये एक प्रकार का क्या है, कंजक्शन है, जो किनको जोड़ रहा है, देयर वर नो क्लाउड इन द स्काई व्हेन ही वेंट आउट। जब वह बाहर निकला तो वहाँ कोई भी बादल नहीं थे आसमान में। तो यहाँ पे व्हेन जो है अगर आ गया है तो वो 6 में से तो नहीं है, मतलब नाउन, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये सीधे कौन सा होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। व्हेन ही वेंट आउट देयर वेयर नो क्लाउड इन द स्काई। द पुलिस नो दैट ही लिव्स इन अ बैड कंपनी एंड कमिट्स क्राइम, ठीक है। द पुलिस नो दैट ही लिव्स इन अ बैड कंपनी एंड कमिट्स क्राइम। तो यहाँ पे एक चीज़ को क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि द पुलिस नो दैट, यहाँ पे क्या लिखा है, दैट। अब दैट लगा तो इसके जस्ट पहले वाला देखना पड़ेगा, क्या लिखा है, नो। नो एक वर्ब होती है, अगर वर्ब होती है तो ये कौन सा क्लॉज हुआ, नाउन क्लॉज हुआ, ठीक है। द प्रॉब्लम इज दैट यू नेवर कमिट टाइम। अब यहाँ पे दैट लगा, दैट के पहले क्या मिला आपको, हेल्पिंग वर्ब मिली, अगेन ये क्या है आपका, नाउन क्लॉज है। अगर नाउन मिल जाता है तो एडजेक्टिव क्लॉज, अगर नाउन नहीं मिलता तो क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। अगर इन 6 के अलावा कोई चीज़ मिलती है तो फिर क्या होगा, आपका हो जाएगा भाई साहब एडवर्ब क्लॉज। एक बार मैं शॉर्ट में और ये चीज़ बता देता हूँ नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में बहुत ही आसानी से। अगर आपको हु, दैट, विच, वॉट, हुज, whom, अगर ये आपको मिलता है और इसके जस्ट पहले प्रोनाउन है, वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर वो नाउन क्लॉज है। और अगर यही 6 के पहले आपको क्या मिलता है, नाउन मिलता है, तो फिर वो एडजेक्टिव क्लॉज है। और अगर ये 6 के अलावा कोई चीज़ मिलती है, वाइल, देन, बिकॉज, इफ, एवर, नेवर, कई प्रकार के हैं, तो आपको फिर क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। तो ये तो हो गया आपके सबऑर्डिनेटिव क्लॉज 3। और एक कोऑर्डिनेटिव है। कोऑर्डिनेटिव क्लॉज का सबसे बढ़िया फंडा क्या है, फैन बॉयज याद कर लीजिए, फॉर, एंड, नॉर, बट, ऑफ, एट, सो। अगर ये सातों चीज मिल जाती हैं तो फिर वो क्या होगा, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज होगा। तो आज की वीडियो में अपन लोग इतना ही रखते हैं, और अपना नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो प्रीपोजिशन का होगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट जो हैं वो बोल चुके हैं सर प्रीपोजिशन पढ़ाइए, और एमपीएसआई में प्रीपोजिशन कम से कम 4 नंबर का आता भी है। तो निश्चित तौर पे नेक्स्ट टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, उसकी 2 से 3 वीडियो आएंगे, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत ही अच्छी ट्रिक से मैं बताऊँगा आप लोग को, तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत ही गोपनीय एक जानकारी मिली है कि पुलिस का पेपर होगा, पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा, और एमपीएसआई की भी वैकेंसी आएगी 450 के आसपास। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी आप लोग पढ़ते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। मैं इंग्लिश आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। दूसरी चीज़, जेल प्रहरी का एग्ज़ाम आने वाला है, और जेल प्रहरी में आपको मैं बता दूं कि अंग्रेजी आपकी 20 नंबर की आएगी, उसके मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराऊंगा, सब चीज़ें बताऊंगा एक एक करके। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।